आज देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री जी, जिनका हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, एक ऐसे राष्ट्र नायक, एक ऐसे विश्व नायक जो भगवान के वरदान के तरह है भारत के लिए, और जिनके व्यक्तित्व में, चरित्र में स्वदेशी है, स्वधर्म है, राष्ट्र धर्म है और सनातन धर्म का विग्रहवान रूप है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिवस पर उनके दीर्घायुष्य शतायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो देश को दिशा देता है और देश की नियति को और देश की नीतियों को तय करने में देश के प्रधानमंत्री जी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और आज उनके जन्म दिवस पर उनको बधाई इस रूप में दे रहे हैं कि वो जिस सपने के लिए जीते, विकसित भारत का सपना, भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बने। भारत की अर्थव्यवस्था मात्र $5 ट्रिलियन की ही क्यों, भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन और अमेरिका से आगे बढ़ना है हमको आने वाले 20-25 सालों में, तो भारत की अर्थव्यवस्था को हमें 35, 40, 50 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर के जाना पड़ेगा। उस प्रतिबद्धता के साथ देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भारत ने ये सामर्थ्य अर्जित किया था अतीत में भी। 250 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त थी, इसको आज विश्व के तमाम अर्थशास्त्री भी मानते हैं। अग्नस मेडिसन से लेकर के, ऑक्सफैम इंटरनेशनल से लेकर के तमाम विश्व के दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि 250 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के कुछ चंद मात्र 10-20 विदेशी आक्रांताओं ने देश की करीब $100 ट्रिलियन से अधिक की आर्थिक लूट की है। ऐसे पूरे दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि भारत अतीत में भी विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा और दोबारा से इस देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति और मात्र आर्थिक ही नहीं, आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाने के लिए हमें देश की प्रतिभाओं को घड़ना पड़ेगा। और उन देश की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए पतंजलि ने देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उनके जो प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान पर विद्यार्थी रहते हैं, उन विद्यार्थियों में एक जज्बा है, कुछ करने का संकल्प है। उनको 11, 21 और 51 हजार रुपए तक की आर्थिक पुरस्कार उनकी प्रतिभा को, जिससे कि देश के बच्चों को हम गौरव दे सके। भारतीय शिक्षा बोर्ड बीएसबी और सीबीएसई के अलावा स्टेट बोर्ड के लगभग 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस प्रतिभा पुरस्कार, प्रतिभा सम्मान के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। उससे बच्चों को एक गौरव मिलेगा। जब विद्या को गौरव मिलता है तब बच्चों के अंदर उनके जज्बात और अधिक जागते हैं। और एक विचार ही तो है जो चाय वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाता है। एक विचार ही तो है कि जो एक मछुआरे के बेटों को देश का राष्ट्रपति बनाता है। एक विचार ही है जो एक अनपढ़ माँ बाप के बालक को गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़े हुए रामकृष्ण को रामदेव बनाता है। एक विचार व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। हम इस देश के अंदर वो स्वाभिमान का विचार, वो स्वदेशी का विचार, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार आह्वान करते हैं, हम स्वदेशी को एक जन आंदोलन बना करके स्वदेश के प्रति गौरव को जागृत करके देश में एक जुनून खड़ा करना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी ले
कि मुझे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभानी है, अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को इस तरह से घड़ना है और देश के लिए वो योगदान अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने देना है कि जिससे कि हम विकसित भारत के सपने को पूरा होता हुआ देख सके। यद्यपि वैश्विक चुनौतियां बहुत बड़ी है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मजहबी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग चुनौतियों के बीच में हमें भारत को आगे लेकर के चलना है। और इसमें भी अब भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट की भी, नाटो की भी, यूरोप की भी, अमेरिका की भी एक अलग भूमिका है। अभी पिछले दिनों नाटो की तर्ज पर मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर के एक इस्लामिक आर्मी भी बनाई है। अब सैन्य दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से विश्व में कुछ नए वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, एक नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य तैयार हो रहे हैं और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होनी है। भारत सदियों से एक महान राष्ट्र रहा है और आज इस महान राष्ट्र के एक महान प्रधानमंत्री का जब जन्म दिवस है तो हमें एक ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत के विद्यार्थी और युवाओं के रहने वाली है। इसलिए हमने ये तय किया है कि ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी और युवाओं में तो नशा, भोगों और वासनाओं की गुलामी और सोशल मीडिया की भी एक गुलामी चल रही है, जिसको हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय एलपी सिंह साहब मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, डिजिटल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर चल रहा। पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन चला, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन चला और अब ये जो इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन है, ये जो सोशल मीडिया का एक नया कॉलोनाइजेशन का दौर है कि बच्चों की प्रतिभाओं को इस तरह से कुंठित कर दिया जाए कि 4, 6, 8 घंटा बच्चे जो है वो सोशल मीडिया में घुसे पड़े, प्रतिभाएं कुंठित हुई जा रही है और इस बौद्धिक दरिद्रता के इस तरह से बच्चे शिकार हो रहे हैं। फिर उनको कब वैचारिक भावनात्मक दृष्टि से भी शोषण हो रहा, माने अभाव में, दबाव में, प्रभाव में अपने स्वभाव को हम कहीं भूल गए। और ऐसे में उन विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना कि आपके पिंड में ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य और स्वयं ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। आप एक व्यक्ति ने, संपूर्ण राष्ट्र के आप व्यक्ति हैं और आप में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य है। आप अपने आप को राष्ट्र के एक महान शिल्पी के रूप में तैयार करें। अपने हाथों से, अपने ही प्रतिभा ने ही इस राष्ट्र की भी प्रतिमा को घड़े और इस तरह से बच्चों को तैयार करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी हमने एक बहुत राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पहले चरण में 1 लाख विद्यालयों को और बाद में 3 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का भी हमारा अभियान है और इसमें संकल्प है हमारा कि मेघालय की शिक्षा पद्धति से देश के बच्चों को मुक्त करके जो एक बौद्धिक गुलामी, एक वैचारिक गुलामी और दरिद्रता, उससे देश के बच्चों को बाहर निकाल करके जब तक हम कुंठाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र कैसे हम पैदा कर पाएंगे। तो ये एक अभियान है कि हम मात्र एक दिन के लिए नहीं, कम से कम आने वाले 25-50 वर्षों की योजना के तहत इस कार्य में प्रतिबद्धता के साथ संलग्न है। आज बहुत दिनों के बाद आपसे एक विशेष निमित्त से संवाद करते हुए मैं अपनी प्रतिबद्धता अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि बचपन से संकल्प रहा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिल चार रहे ना रहे। हम इस प्रकार से कुछ काम करें कि आने वाले समय में भारत सभी दृष्टियों से विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चरित्र इस देश में हम घड़े और उसके लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभियान, उसके लिए स्वदेशी शिक्षा का, स्वदेशी चिकित्सा का अभियान 750 जिलों में हम मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं। कई बार लोग अनदेखी करते अपने सेहत की, उनके पता लगा भीतर से
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो गया, फिर लीवर सिरोसिस हो गया, फिर पता लगा कि ये तो अब 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगेंगे, ये तो लीवर फेलियर हो गया। तो 750 जगहों पर हम मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं, और जिनको फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसे रोग हो चुके हैं, उनको लीवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ना पड़े, उनको निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी उपलब्ध करवाई। देश को पहली बार यह देश में हुआ कि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर ठीक हो सकते हैं। पिछले दिनों योग, आयुर्वेद को और ऋषियों की विरासत को बदनाम करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया कि स्वामी रामदेव ने झूठ बोला है, स्वामी रामदेव ने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की है। वो एक बुरी तरह से माने अपने ही देश की विरासत को बदनाम करने के लिए पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। मैं किसी संस्था का नाम विशेष नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उस पूरे प्रपंच को खत्म किया। और आज मैं फिर वापस इस बात को प्रामाणिकता के साथ दोहराना चाहता हूं, हमें गौरव होना चाहिए इस बात का कि भारत के ऋषियों के पास वो विरासत है कि हम लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से, हार्ट फेलियर से देश को बचा सकते हैं। आज करोड़ों लोगों को बाईपास के लिए बोल दिया जाता है, करोड़ों लोगों को एंजियोप्लास्टी के लिए, पेसमेकर के लिए बोल दिया जाता है, जरा सा इंजेक्शन फ्रिक्शन कम हुआ, अरे अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो, थोड़ा कपालभाति कर लो, हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है, जरा सा कपालभाति कर लो। कपालभाति करने से फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और बढ़े हुए क्रिएटिनिन प्रोटीन लीकेज से मुक्ति पाई जा सकती है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन लोग जो है मोटा मोटा पेट लेकर के घूम रहे हैं। आप पत्रकारों के ऊपर तो टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि आप में से भी बहुतों का पेट इंडिया गेट की तरह आगे निकला हुआ है, लेकिन आप भी कपालभाति करना। और ये देखो, देश के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया लाखों करोड़ रुपए लोगों से लूट रहा है। ये विदेशी कंपनियां भी माफिया बनकर के देश को लूट रही है। जिस दिन देश के अंदर अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के विकास के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ जाएगी, निजता पर गौरव का आभास इस देश में प्रत्येक व्यक्ति में जागृत हो जाएगा, उस दिन ये देश न तो बीमारियों में फंसेगा, न बुराइयों में फंसेगा। ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, नशा माफिया ये देश को लूट न सकेंगे। आज चारों तरफ जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड, चारों ओर रेडिएशन, पोल्यूशन और वो प्रदूषण खाली आहार के स्तर पर नहीं, विचार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मजहबी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सभी दिशाओं से दीमक की तरह देश को खा रहा है। और ऐसे में इस भारत को बचाना और एक वैश्विक भूमिका के लिए भारत को तैयार करना, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं देखता हूं, अभी मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया, हांगकांग गया, और वहां मैंने देखा 50-50 लाख की आबादी वाले देश, 150 देशों में वहां के नागरिकों को वीजा नहीं लेना पड़ता। और भारत अभी बहुत पीछे। भारत के पासपोर्ट की वो वैल्यू, भारत के करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जब तक वो वैल्यू नहीं होगी। अभी मैंने सुना है ट्रंप साहब ने अपना एक जो है ये नेगोशिएटर भेजा है। नेगोशिएट कौन कर पाएगा? जिस देश की ताकत होगी। तो हम नेगोशिएशन में पूरी दुनिया में क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि हमें अभी बहुत प्रगति करनी है सभी दिशाओं में। यदि हमने देश को उस लेवल पर नहीं पहुंचाया तो हम पिछड़ सकते हैं। पिछड़े हुए भी हैं कई क्षेत्रों में, लेकिन हमें और अभी आगे बढ़ना है।
मैं एक फंड से मिला, $3 ट्रिलियन का फंड, नॉर्वेज का, और नॉर्जिस फंड, एक नॉर्वेज के गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज से 30 साल पहले 1996 में एक फंड बनाया, 3 ट्रिलियन की उसकी वैल्यू है। आज इतना बड़ा महान भारत, 140 करोड़ से आबादी के हम देशवासी, और एक एक व्यक्ति में एक अप्रतिम प्रतिभा है, तो भी हम इस देश को आखिर वो गौरव क्यों नहीं दिला सके? तो एक एक व्यक्ति को, जब एक फंड $3 ट्रिलियन का हो सकता है, एक एक व्यक्ति 1, 2, 2, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़े कर सकते हैं, ऐसे विश्व के अंदर लोग हैं। हम भारतवासी 150 करोड़ के आसपास होते हुए इस देश को आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति क्यों नहीं बना सकते? ऐसी हमें देश के अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, और हमें समृद्धि को भी सम्मान देना पड़ेगा। हम लोग दरिद्रता को इतना महिमा मंडित करते हैं। कोई सन्यासी देश की समृद्धि की बात करता है तो बोला आप तो सन्यासी हो, आपको तो इकोनॉमी की बात ही नहीं करनी चाहिए, कितनी डॉलर की भारत की ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी उसके बारे में बातें ही नहीं करनी चाहिए। तो भारत को समृद्धि को गौरव देना पड़ेगा, पुरुषार्थ को गौरव देना पड़ेगा, प्रमाद से इस देश को बचाना पड़ेगा, पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके परमार्थ में लगाना पड़ेगा, और तब ये देश आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाइयां देता हुआ, और यह आह्वान करता हुआ कि विकसित भारत का सपना ये मात्र देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही सपना नहीं, ये सपना जिस दिन 140 करोड़ भारतीयों का, 150 करोड़ भारतीयों का सपना बनेगा, उस दिन भारत को हम निश्चित रूप से एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर पाएंगे। अपने पूर्व ऋषिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, लाखों जिन महापुरुषों ने तपस्या करके अपने जीवन के बलिदान देकर के इस देश को एक गौरव प्रदान किया और इस देश को विश्व का महानतम देश बनाया, उस देश को फिर से विश्व का महानतम देश बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहे। और इसी संदर्भ में मैं एक निवेदन, हमारे आदरणीय एनपी सिंह साहब जो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और हमारा लक्ष्य है कि ये जो मैकाले षड्यंत्र करके गए 1835 में, एक पाप करके गया कि हम खून से तो भारतीय रहे, शक्ल से तो भारतीय रहे, लेकिन हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी अवधारणाएं वो अंग्रेजों जैसी हो जाए, जिससे कि कहने में वो शब्द अच्छा नहीं लगता कि हम अंग्रेजों के एक तरह से मानस पुत्र जैसे हमको तैयार करके चले गए, और वही वैचारिक गुलामी का दौर, वही जो है पराधीनता की बेबसा की बेड़ियां, जंजीरें, उनमें आज भी हम जकड़े हुए इस देश को इस शिक्षा की गुलामी से, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से, ग्लानि से और कुंठाओं से उभारने के लिए जो भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बड़े व्यापक तौर पर काम कर रहा है, और भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित ये बोर्ड, जिसकी सारी वैधानिक औपचारिकताएं पिछले 2 वर्षों में पूर्ण हो चुकी है, अब अपने पूर्ण यौवन के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और योगासन भारत माने अब आने वाले जब हम ओलंपिक को देखेंगे तो कम से कम 25-50 गोल्ड मेडल हमें योगासन में मिले, वैसी भी एक प्रतिबद्धता के साथ देश के बच्चों को हम तैयार कर रहे हो। उसमें हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं एलपी सिंह साहब से कहूंगा भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में भी थोड़ा सा यहां पर प्रस्तावित करें। ऋषि चेतना के साक्षात विग्रह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के अवतरण दिवस पर अनंत शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी जी के संकल्प पर कि भारत में शिक्षा भारत बोध के साथ होनी चाहिए और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा मानस को वैचारिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जो पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया था, उसको वैधानिक स्वरूप प्रदान किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने
इसलिए इस अवसर पर उनके प्रति राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा कि जो मैकाले ने एक 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जिससे कि हमारे मानस से, हमारे ज्ञान विज्ञान से भारत की समस्त सांस्कृतिक यात्रा के दौरान सृजित ज्ञान परंपरा का ही लोप हो गया या तो उसके प्रति हीन भावना की दृष्टि हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड में यह दृष्टि और दक्षता दोनों ही भारतीय ज्ञान परंपरा और वर्तमान शिक्षा के समन्वय के साथ ऐसे युवाओं का मानस गढ़ना है कि वैश्विक नेतृत्व के भी योग्य हों, लेकिन उनका समूचा व्यक्तित्व भारत की सनातन संस्कृति के मूल्यबोधों से पूर्णतः आप्लावित हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक पंक्ति में मैं कहूं तो विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था की विश्व प्रणाली का अमृत समाधान है। यह भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रयास है कि हम नौकरी परकता से बाहर हटकर नेतृत्व परक व्यक्तित्व को गढ़ें और भारत की जो 1820 तक, जैसा पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, ज्ञान के क्षेत्र में तो हम निर्यातक रहे ही थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी हम तमाम अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट है कि पूरे विश्व की सकल जीडीपी का 1820 में भी हम 25% भारत का योगदान था और एक सी में ईसा की शताब्दी के बाद जो प्रारंभ होता है उस समय हम 33% हुआ करते थे। तो ये जो देश 4000 वर्षों तक दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु, अनेक ज्ञान के आयामों में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता रहा और अर्थ के क्षेत्र में भी समृद्धतम राष्ट्र रहा, उस देश को हम आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर ऐसी स्थिति में लाने के लिए बच्चों का मानस गढ़ना चाहते हैं कि वैचारिक स्वायत्तता, समग्र स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक सहभागिता, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव और आर्थिक गतिविधियों में एक समर्थ व्यक्तित्व के रूप में वो राष्ट्र के लिए उपयोगी तो हो ही, साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जुड़े होने के कारण आज जो विल डुरांट अमेरिकन फिलोसोफर, आर्ने नए से जो नॉर्वे का फिलोसोफर बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी विश्व के समक्ष चुनौतियां हैं वो विज्ञान उनको दक्षता दे रहा है, लेकिन विज्ञान का प्रयोग करने की दृष्टि तो हमें भारतीय संस्कृति से ही सीखना होगा। तो उसी भारतीय संस्कृति की जो ज्ञान परंपरा है, उसकी जो दृष्टि है और वर्तमान विज्ञान और पूरी सांस्कृतिक निरंतरता के साथ बच्चों के व्यक्तित्व और मानस को गढ़ना और एक ऐसा विचार निर्मित करना कि भारत पुनः विश्व के मंच पर भारत का ध्वज फहर सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी संकल्पना है और परम पूज्य स्वामी जी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें और दिशा देने के लिए बच्चों का मानस ही स्वदेशी संस्कृति के साथ गढ़ते हुए उनको एक बहुत ही पुरुषार्थी व्यक्तित्व के रूप में गढ़ना, यह भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। प्रणाम। तो ऐसे पराक्रमी और पुरुषार्थी विद्यार्थी तैयार हो और भारत के पराक्रम को पूरी दुनिया देखे, क्योंकि जैसा हमारा मानस होता वैसा ही हमारे जीवन में आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों का मानस गढ़ने के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरित मानस नाम इसलिए रखा, राम का चरित मानस में जब बस जाएगा तो हमारे भीतर रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व पैदा होगा और जब इस विचार चेतना के बालक और बालिकाएं तैयार होंगे तब निश्चित रूप से भारत भारतीयता के साथ आगे बढ़ेगा। तो भारत बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, वैश्विक बोध के साथ ऐसे व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र घड़ना जो विश्व में भारत की पहचान बनाए और भारत का गौरव बढ़ाए, इस संकल्पना के साथ ये शिक्षा की आज़ादी का भी आंदोलन
और आर्थिक आजादी का आंदोलन स्वदेशी के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा की आजादी का आंदोलन और एक रोग मुक्त, नशा मुक्त और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त इस देश में ऐसे व्यक्तित्व तैयार हो, उस दिशा में हम पुरुषार्थ करेंगे। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसको पूर्ण करने में पतंजलि एक बड़ी भूमिका निभाएगा। आपके प्रश्नों के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, किसी का कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। जी प्रणाम। जी हाँ, पूरी एकदम बुलंद। हमारे वहाँ कहावत है, पढ़ाई और दवाई में हमने देखा है बहुत सारे परिवारों की कबर हो जाती है। आपके अखबार में मैंने तमाम वीडियोस देखे जहाँ छात्र पढ़ते हैं और बहुत ही कम पैसा आप उनसे लेते हैं और अच्छी सुविधा देते हैं और साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति की भी आप शिक्षा देते हैं और विज्ञान की शिक्षा आप देते हैं। तो आप जैसे आप कैंप की बात कर रहे हैं, आप तमाम मतलब स्वास्थ्य वर्धन की बात करेंगे, जीवन का तमाम इलाज की बात करेंगे, तो हमारे देश के तमाम परिवार पढ़ाई और दवाई से भूखे रहे हैं। कई बार मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ किसी देश में कैंपेन चलाते हैं कि बाबा ऐसा कर रहे हैं, बाबा जो है विज्ञान की पढ़ाई के संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा के पास जवाब क्या है उन लोगों के लिए? चलिए, मैं अभी आपका तात्पर्य से अवगत हुआ हूँ। पढ़ाई के नाम पर, दवाई के नाम पर जो लुटाई हो रही है और ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया और भारत विरोधी जो ताकतें हैं वो मिलकर के लोगों को अपनी जड़ों से ही दूर करना चाह रहे हैं। यद्यपि हमने गुरुकुल में संस्कृत माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन आज हमारे गुरुकुल में बच्चों को 12 भाषाएं पढ़ने की व्यवस्था है। एक तरफ वेद की शिक्षा है, दूसरी तरफ उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ पढ़ा रहे हैं। और गुरुकुल में तो बच्चों को नाम मात्र की, हम एक बच्चे के ऊपर यदि 5 लाख रुपए का खर्चा करते तो 25,000 रुपए मात्र के हम लोग उनसे जो है शिक्षा सहयोग लेते हैं और वो भी पुरस्कार के रूप में उनको वापस लौटा देते हैं। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा के पुरस्कार हमने अपने बच्चों को दिए, मात्र छात्रवृत्ति के तौर पर, शास्त्र स्मरण के तौर पर, और 100 करोड़ के पुरस्कार देने वाले हैं। तो ये पहला गुरुकुल है और गुरुकुल भी दरिद्रता के प्रतीक नहीं है। देखो, आप जब पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम विश्वविद्यालय देख लेना आप नेट के ऊपर, तो आपको भारत की संसद भवन से या पुराने जमाने से राजा महाराजा के महल से कम नहीं मिलेगा। हमने धर्म को, अध्यात्म को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को दरिद्रता से बाहर निकाला है। जहां तक रही बात आलोचना करने वालों की, तो आलोचना तो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की भी की, भगवान शिव का भी कितना अनादर किया लोगों ने। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो शिव भक्त हैं, जहर भी पी जाते हैं। तो हमने तो तिरस्कार और सत्कार, मान और अपमान, इसको भुला करके एक एक श्वास भारत माता के लिए जीना है, चाहे कोई कितना ही अनादर करे, अपमान करे। लेकिन हाँ, ये प्रतिबद्धता है हमारी कि हम भारत और भारतीयता को सर्वोपरि गौरव दिला करके रहेंगे, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, बिना किसी भय और बिना किसी प्रलोभन के। आज पूरी दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने उसका रत्ती भर भी कोई अहित किया हो, 1 रुपए की भी कहीं पर जमीन ली हो, या बैंक अकाउंट ही नहीं खोला, तो बैंक बैलेंस होने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो बिना किसी वैयक्तिक स्वार्थ के 100% अपने जीवन परमार्थ में लगाना, उसके लिए हमारी प्रतिबद्धता ही नहीं है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 50 साल का। जी जी बोलिए, जोर से उनको दे दो, माइक दे दो। पहले इधर से पूछ लेते, फिर इधर से पूछ लेते, माइक से आवाज अच्छी आ जाएगी। हाँ, इनका माइक की थोड़ा साउंड भी बढ़ा दिया जाए भाई। हाँ, जो माइक है ग्राउंड पर। हाँ जी, देखो, ये इस साल के लिए घोषणा की है, हर साल के लिए नहीं की है साहब। और इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं
तो उनका जो जिले का शिक्षा अधिकारी है उनसे सूची ले ली जाएगी और 3 बोर्डों को सम्मिलित किया हमने, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो संबद्ध विद्यालय, उन्हीं विद्यार्थियों को जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर है उनको 11, 21, 51 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। उसके लिए जिला स्तर पर, क्योंकि देश के 700 जिलों में 5000 तहसीलों में 3.5 लाख गांव में हमारी समिति काम करते हैं, तो हमारा संगठन भी सबल है और वहां के शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी को इसमें सम्मिलित करेंगे। तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का कि कोई अव्यवस्था नहीं होगी। जी जी एक तरह से ये टेररिज्म चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है। दुर्भाग्य से दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र अब ये तीसरा विश्व युद्ध टैरिफ वार के रूप में लड़ रहे हैं और इसमें भारत को यदि पूरी इस वैश्विक चुनौती के संदर्भ में आगे बढ़ना है और इसका मुकाबला करना है तो सबसे पहला हथियार तो स्वदेशी है। और ये जो दुनिया की ताकतवर जो मुल्क है और उसमें खास करके अमेरिका आज इस टैरिफ वार को लीड कर रहा है, तो कुछ दिन के लिए हम कोका कोला पेप्सी नहीं पिएंगे तो क्या मर जाएंगे, बल्कि और ज्यादा ही जिएंगे। कुछ दिन के लिए मैकडॉनल्ड्स, कुछ दिन के लिए ये अलग अलग प्रकार के जो अमेरिका के खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य कंपनियां हैं, अमेरिका के ब्रांड से कपड़ों के, जूतों के, चप्पलों के, अमेरिका के और भी कम से कम भारत में 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं, सबसे पहले तो अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर। एक ही दिन में अमेरिका और अमेरिका के जो नीति निर्धारक हैं वो सारे के सारे भारत के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते नजर आएंगे। तो ये समय की मांग है कि हम स्वदेशी को दृढ़ता पूर्वक धारण करें। देखो हम लोग इग्नोर करते हैं, मैंने कोका कोला पेप्सी पी लिया, एक मैंने मैकडॉनल्ड खा लिया, मैंने एक बर्गर पिज्जा खा लिया, इससे क्या हो जाएगा, मैंने एडिडास, प्यूमा, नाइकी पहन लिया, इससे क्या हो जाएगा, मैंने रिबॉक के जूते पहन लिए, इससे क्या हो जाएगा। अरे भैया, एक व्यक्ति से ही ये लाखों करोड़ रुपए का साम्राज्य ये विदेशी कंपनियां भारत का लूट रही है। 100 ट्रिलियन से ज्यादा की भारत की आर्थिक लूट हुई है। अब तो ये आर्थिक दस्तावेजों के सारे तर्क तथ्य युक्ति प्रमाणों के द्वारा साबित हो गया। जिस देश का 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा लूटा गया उसके पास समृद्धि कितनी होगी। तो आज भी भारत के पास में ताकत की कमी नहीं है, भारत को एकजुट होने की जरूरत है। तो एक तो भारत में सुबह से शाम तक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं इसमें हमें पहचान करना पड़ेगा कौन देशी और कौन विदेशी है। तो बाइकाट करना पड़ेगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना पड़ेगा, एमएनसीज का बाइकाट करना पड़ेगा, विदेशी शिक्षा चिकित्सा पद्धति का बाइकाट करना पड़ेगा, भारत विरोधी ताकतों का। और ये बाइकाट, बहिष्कार वो किसी भी हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली इस समय का अस्त्र शस्त्र है और उसके आधार पर भारत की नेगोशिएशन पावर भी बढ़ेगी। जो नेगोशिएटर भेजे हैं ट्रंप साहब ने, वो नेगोशिएटर भी जो है वो अपने आप धराशायी होते दिखेंगे यदि भारत के लोग मात्र 1 महीना के लिए स्वदेशी के व्रत को 100% पालन करना शुरू कर दे, जैसे हमने किया है। आज हम पेन से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, अपने खड़ाऊ तो हमारी, जूता चप्पल तो है नहीं, 100% पादुका हमारी, तो ये तो जो है ऐसी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वस्त्र से लेकर के, जूता चप्पल से लेकर के, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट से लेकर के, कम से कम अरे जीरो टेक्नोलॉजी वाली चीजों का तो हम कम से कम बहिष्कार कर सकते विदेशी कंपनियों का। और थोड़े दिन एप्पल का फोन भी नहीं खरीदा तो पुराने वाले से गुजारा हो जाएगा, थोड़ा पैसे की सेविंग हो जाएगी, तो कोई अच्छी जगह लगा लेना, पतंजलि घी खा लेना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। और पूछ लो। हाँ जी, हो हाँ हाँ हाँ, सरकार की तरफ से आपको लग रहा है कि बहिष्कार की मुहिम चलनी चाहिए, सरकार की तरफ से अमेरिकी जो है तमाम प्रोडक्ट्स उनके खिलाफ
आपको अभियान चलाना? देखिए, सरकार कोई कानून तो बना नहीं सकती, वैश्विक नीतियां इस तरह की बनी हुई है, उसमें हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर जितने भी आयोजन होते हैं, कम से कम वहां पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। एक बात, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, दुकानदार यदि पूरे सामान रिप्लेस नहीं कर सकता तो कम से कम एक स्वदेशी कॉर्नर जरूर बनाना चाहिए कि इस एक दुकान 1000, 1500, 2000 फीट की है तो इस वाले पोर्शन में केवल स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अगली बात भी कही और कुछ लोगों ने काम शुरू भी किया है कि ये स्वदेशी घर है, इस घर में विदेशी कंपनियों का सामान नहीं आता। ऐसे करोड़ों घर हैं देश के अंदर, और ये मुहिम जब पूरे शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ, गौरव और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी तो ऐसे करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों दुकानदार जो है लोग तैयार हो जाएंगे। और 1 करोड़ से ज्यादा यहां पर रिटेलर्स हैं, उसमें यदि 50% भी जो है स्वदेशी के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ जाएंगे तो सारी इन विदेशी ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। जी और आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी देश विदेशों में गए हैं, चाइना में गए, छोटे यूरोप कंट्री में गए, क्या भारत में आए, भारत का डेवलपमेंट हो, फॉरेन कंट्री में, तो ये कंट्रोवर्सी दोनों तरफ क्या चलेगी? स्वदेशी भी चाहिए और विदेशी फंड भी चाहिए। देखो, दो बातें अलग अलग है। विदेशों का पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, विदेशी तकनीकी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके भी चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। विदेशी तकनीकी भी ले लो और अपने देश की जो प्रतिभाएं हैं, भारत की प्रतिभाएं कोई कम नहीं है। पूरी दुनिया में जो टॉप साइंटिस्टों को देखो, टॉप डॉक्टर्स को देखो, इनोवेटर्स को देखो, तो भारत उसमें कहीं किसी से पीछे नहीं है। तो विदेशी पैसा, विदेशी तकनीकी, इसका विरोध नहीं है, उसका कम से कम भारत के अंदर निवेश और भारत के लोगों को रोजगार मिले, भारत में समृद्धि के लिए अवसर खड़े हो, और एक दिन वो भी आ जाएगा जब भारत में हम इतने बड़े बड़े, जैसे मैंने नॉर्वे के एक नार्जिस फंड का उदाहरण दिया, तो ऐसे भारत में भी इन्वेस्टर्स खड़े कर देंगे। आप चिंता मत करो, जैसे हमने पतंजलि एक ब्रांड खड़ा किया है ना, तो आज हो सकता है कुछ लोग हम पर हंसे, हम भारत में ऐसे एक इन्वेस्टर कंपनी भी खड़ी कर देंगे जो आने वाले समय में पहले लाखों और फिर करोड़ों और फिर ट्रिलियन डॉलर की कंपनी होगी। ये हम भी खड़ा कर सकते, क्यों नहीं खड़ा कर सकते? तो ये प्रतिबद्धता होती है, और ये प्रतिबद्धता ना हो तो कुछ नहीं होगा। तो जब एक नॉर्वे जैसा छोटा सा देश 3 ट्रिलियन डॉलर की एक इन्वेस्टर कंपनी खड़ी कर सकता है, तो हम क्यों नहीं खड़ी कर सकते? तो मैं उस दृष्टि से और उस दक्षता से जोड़ना चाहता हूं भारत को, इसलिए मैं स्वदेशी को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में आप बच्चों को प्रतिभा देंगे, पुरस्कार देंगे, लेकिन जहाँ तक बच्चों में देखा जाए तो हेल्थ को लेके भारत की बहुत नहीं है, बच्चों में शिक्षक से का उतना नहीं प्रायोरिटी है, हेल्थ को लेके बड़े डाउन चले जाए। देखो भाई, चुनौतियां तो हजारों है, समाधान है सही शिक्षा, सही चिकित्सा, सही विचार, सही संस्कार, सही आहार, सही दिनचर्या और एक संतुलित अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रतिबद्धता। मैं भी तो उसी गांव से आया हूं, मैं भी तो इसी परिवेश में से आगे बढ़ा हूं। अरे थोड़ा गर्दन नीचे झुका ले, जब काम ही कर रहा है तो भावड़े, चलो इधर दे दो। वैसे ही 5.5 फीट से ऊंची हाइट है और सामने खड़ा हो रहा है। अरे माइक इधर दे दो इनको। जी भाई साहब। जी और मैं पूछना चाहती हूँ कि इस बार में पुरस्कार का जो है इसी साल है या अब से शुरू हो जाएगा? नहीं, इस साल तो दे रहे ना, अब इसी साल तो मोदी जी 75 साल के हो रहे ना, फिर आगे का आगे बताएंगे। तो हर साल 75 के थोड़ी रहेंगे। तो ये तो एक खुशी की बात है, एक देश के प्रधानमंत्री को गौरव देने की बात है, उनका साथ देने की बात है, उनको सम्मान देने की बात है। और ऐसे देश में सभी क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में, सबको गौरव मिले, इस भावना के साथ हमने पुरस्कार दिया। जी।
सर ऐसा है जो विज्ञान है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और विज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश से संपन्नता लाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप हिंदी को जब तक विज्ञान रूप में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक बच्चा जो है वो इनोवेशन कैसे करेगा, वो देश समृद्ध कैसे होगा। और ये साउथ कोरिया में आप देखिए कोरियन डे से साइंस पढ़ाते हैं, इस टाइम वो नंबर 3 पे है डेवलपमेंट के स्कोप में। तो आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, देश की प्रतिभाएं अपने देश की भाषा में यदि उनको पढ़ाया जाए तो अधिक विकसित होती है। इसका उदाहरण साउथ कोरिया भी है, चाइना भी है, इसका उदाहरण जो है जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, सारे उदाहरण भरे पड़े। तो इसमें हमारी भूमिका यह है कि हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारतीय भाषाओं को और हिंदी को सर्वोपरि गौरव दे रहे, दूसरी भाषाओं को भी पढ़ा रहे। जहाँ तक विज्ञान का प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, ह्यूमैनिटीज का प्रश्न है, तो ये इस दिशा में कुछ प्रयास तो हुए हैं। और हमने तो अपने भारत स्वाभिमान आंदोलन जो 2009 से 13 तक पूरे देश में खड़ा किया था, उसमें भाषा को सर्वोपरि गौरव के रूप में हमने लिया था। तो इस दिशा में निरंतरता के साथ आगे और प्रयास किया जाएगा, जिससे कि स्वदेश की भाषा को, हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को और भारतीय भाषाओं को सर्वोपरि गौरव मिले। वैश्विक भाषाओं को तो सम्मान मिल ही रहा है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। भाषा के आधार पर हमारा कोई किसी से बैर विरोध नहीं है, लेकिन स्वभाषा का, स्व संस्कृति का और स्वदेश का, स्वराष्ट्र का स्वाभिमान सर्वोपरि होना ही चाहिए। और इसको लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो सकते हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। देखिए, मिलावट का तो एक तो जो कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। जो देश में फूड डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो पूरा विभाग है, वो भी जगह जगह से सैंपल उठाए, दूध के, घी के, तेल के, आटे के, मसालों के, हींग के, शहद के, और एक मुहिम चलाए। और पतंजलि की जहाँ तक प्रतिबद्धता का प्रश्न है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम, चाहे वो घी हो, हनी हो, औषधियाँ हो, तेल हो, जो भी हम पतंजलि की ओर से उपलब्ध कराते हैं, 100% इस प्रतिबद्धता के साथ कि उसमें शुद्धता होगी ही। थैंक यू, धन्यवाद।